हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है। इसमें हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता। ठीक है, इसको पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लेंगे। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपकी जो सेकंड बुक है इसमें से आपके ये टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे। चैप्टर 1 जो है हमने पहले से कराया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो है। और आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे, स्वतंत्रता। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए आप, क्लास 11 ESP के नाम से अपना ग्रुप है। आप उसमें जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो वीडियो लेक्चर है इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप वहाँ पे PDF में नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ, स्वतंत्रता। ये जो चैप्टर है इसका क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, हमें मानव इतिहास में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत से उदाहरण मिलते हैं हमको, जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों पर या कुछ समुदायों को अपना गुलाम बनाया और उनका शोषण किया। ठीक है, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा, चाहे वो अंग्रेजों का समय रहा हो या मुगलों का समय रहा हो, इन्होंने क्या किया था, भारतीयों को गुलाम बनाया था और इनका शोषण किया था। ऐसे ही आप दुनिया भर में देखोगे तो यूरोप के जो देश थे, उन्होंने एशिया के देशों को, अफ्रीका के देशों को, ठीक है, अमेरिका के देशों को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमें इतिहास में इन शक्तिशाली समूहों के खिलाफ शानदार संघर्ष के प्रेरणादायी उदाहरण भी मिलते हैं। यानी कि एक तरफ हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब ताकतवर शक्तिशाली लोगों ने कुछ देशों को या कुछ लोगों को, कुछ समूहों को अपना गुलाम बनाया था। तो दूसरी तरफ ऐसी कहानियां भी मिलती है कि उन समूहों ने, ठीक है, किस तरीके से संघर्ष किया, विरोध किया, और इन सभी ने ये संघर्ष जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया था। क्योंकि सभी को क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। ये स्वतंत्रता आखिर क्या होती है, इसी के ऊपर हमारा ये चैप्टर है। और आखिर इस स्वतंत्रता में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी जान तक दे दी देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, तो आखिर इस स्वतंत्रता में ऐसा क्या है, इसी को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा किया गया संघर्ष जो है वो इस आकांक्षा को दिखाता है, यानी कि लोगों की ऐसी चाहत को दिखाता है कि वे अपने जीवन को नियंत्रण स्वयं करें। यानी स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जब हमारे ऊपर किसी का बर्डन नहीं होता, ठीक है, किसी की कोई गुलामी नहीं होती, हम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, अपने तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, जो चाहे हमारा दिल करे हम वो कर सकते हैं। तो इसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्रता जो होती है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अपनी इच्छाओं को, देखिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी गतिविधियों को अपनी आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर चाहते हैं सभी। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर सके, जो गतिविधि वो करना चाहे, वो ठीक करना चाहता है वो उसको कर सके। ना केवल व्यक्ति, अब ये समझिए, कोई इंडिविजुअल नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समाज, हमारी जो सोसाइटी है वो भी चाहती है कि उसको स्वतंत्रता मिले। ठीक है, इसीलिए इस पूरा का पूरा समाज जो है और हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता को महत्व देता है। और यह भी चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो सके। ठीक है, और लोगों के जो हित है, उनके हित और उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए, स्वतंत्रता के बारे में आपने समझा, उदाहरण मैंने क्या दिया है कि अगर आप इतिहास में देखोगे तो बहुत सारे ताकतवर समूहों ने कुछ देशों पे, कुछ लोगों पे, कुछ समूहों को अपना गुलाम बनाया था, उनका शोषण किया था। उसके बाद उन लोगों ने उनका विरोध किया और आज़ादी के लिए संघर्ष किए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी, तब जाके उनको आज़ादी मिली। यानी कि आज़ादी का महत्व जो होता है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज़ादी जो होती है, स्वतंत्रता जो होती है, वो हमें हमारे विकास के लिए कहीं ना कहीं योगदान करती है। ठीक है, अगर हम स्वतंत्र होंगे, अपने फैसले अपने तरीके से ले सकेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपना विकास कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं। तो यहीं पे बताया गया है कि लोगों के जो हित होते हैं और उनकी जो आकांक्षाएं होती है, जो वो चाहते हैं, ठीक है, आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। तो लोगों की आकांक्षा और उनके फायदे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ नियम और कुछ कानून की जरूरत पड़ती है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और यह भी हो सकता है कि इन नियमों के लिए ये जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। देखिए,
हर किसी को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, कुछ नियम और कुछ कानून चाहिए। आप समझते हो कि नियम कानून होंगे तभी स्वतंत्रता बनी रह सकती है। क्लियर है। इसके बाद देखो, ये भी हो सकता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ कानून ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ लिमिटेशन करते हैं, यानी कि उसमें कुछ कमियां कर दें, कुछ हमारी मतलब स्वतंत्रता को कम कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल इसका इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि सीमाएं, यानी कि जो लिमिटेशन होती है, ठीक है, जो लिमिटेशन होती है, ये कहीं ना कहीं हमको असुरक्षा से आज़ाद करती हैं, मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियां प्रदान करती हैं जिसमें हम अपना विकास कर सकें। तो ये जो कुछ कानून होते हैं, कानून के जरिए कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता पे कुछ लगाम लगाई जाती है, उस पर कुछ मतलब उस पर अंकुश लगाए जाते हैं, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमारे लिए सही भी है। आगे हम इसको आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इतने में आपको क्या समझ में आया होगा, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का महत्व आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जो स्वतंत्रता है उसका क्या महत्व है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर हम इस स्वतंत्रता के जो दो आयाम है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर एक हानि सिद्धांत, इस पे आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हानि सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो ये पढ़ेंगे। तो ये तीन मुख्य चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल इंट्रोडक्शन को समझ रहे थे। चलिए अब हम लेते हैं दो एग्जाम्पल। स्वतंत्रता के आदर्श को समझते हैं, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के अर्थ को समझेंगे। देखिए ये दो व्यक्तित्व हैं, ये पर्सनैलिटी है नेल्सन मंडेला और ये है आंग सान सूकी। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो है ये कहाँ से है, ये साउथ अफ्रीका से हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से हैं। और इन्होंने रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ संघर्ष किया था, क्योंकि जो काले लोग थे इनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है, अमेरिका जैसे देशों में और अन्य देशों में इनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। इसके खिलाफ क्या करा था, नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो पेपर में आपके ना एक नंबर के क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए नेल्सन मंडेला जो है उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये इनकी आत्मकथा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है, इन्होंने ये बताया कि दक्षिण अफ्रीका जो है, यहाँ पे जो शासन था, जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, ये इनकी जो नीतियाँ थी वो रंग भेदी नीति थी, यानी कि ये जो काले लोग होते थे इनके साथ क्या करते थे, वो भेदभाव करते थे। गोरे लोगों की शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ इन लोगों ने क्या करा, प्रतिरोध किया, विरोध। गोरे लोग कौन है यहाँ पे, गोरे लोग हैं अंग्रेज, ठीक है, और काले लोग कौन से हैं, जो अफ्रीका के हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गोरे लोग थे काले लोगों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। इनकी जो नीति थी वो अलगाववाद वाली नीति थी, जिसका क्या करा था, काले लोगों ने विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग था, इनका इनका क्या होता था, अपमान होता था, यानी इनकी बेइज्जती की जाती थी, इनकी इंसल्ट की जाती थी, और पुलिस जो थी इन पे अत्याचार करती थी। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है उसमें लिखी है। और नेल्सन मंडेला जी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इससे स्वतंत्रता के लिए, यानी ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से स्वतंत्रता पाने के लिए इन्होंने संघर्ष करा था। और इसके बदले में इनको किया गया, जेल में डाल दिया गया 28 साल। सोचिए बहुत बड़ा समय होता है। इन्होंने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिताए, जेल की काल कोठरी में। इस तरीके से इन्होंने अपना जीवन बिताया होगा। तो अब आप समझिए कि एक व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष कर रहा है और अपना पूरा जीवन 28 साल, आप ये लगा लो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, 28 साल तक जेल में बिता लिए। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो होती है हमारी लाइफ में, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब आप सोचिए कि आपको स्वतंत्रता ना हो किसी भी तरह की, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कभी कल्पना करना, आप समझोगे इसे कि कितनी ज़्यादा मतलब कितना महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता हमारे लिए। एक दूसरी स्टोरी है हमारी, दूसरे आदर्श हैं आंग सान सू की। ये म्यांमार की हैं, ठीक है, कहाँ की हैं, ये म्यांमार की है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फ्रीडम फॉर फियर, यानी कि डर से मुक्ति, भय से मुक्ति, ठीक है। इनके साथ क्या हुआ था इसे समझते। देखिए आंग सान सू की जो थी ये म्यांमार में रहती थी और इनके यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेना का शासन था, ठीक है, सेना का शासन था। तो इन्होंने क्या किया, इनको इनके घर पे नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद करने का मतलब है कि इनको एक ऐसी जगह पे नज़रबंद कर देना जहाँ से उनको घर के अंदर सुविधाएं तो सारी मिलेंगी, लेकिन उनको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर 1-2 कमरे होते हैं, वहीं पे इनको रहना पड़ता है। इस तरीके से इसको नज़रबंद कहा जाता है, ठीक है।
तो म्यांमार में सैनिक शासन था और उनके पति जो थे वो इंग्लैंड में थे और वो कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन उन्हें उनके पति से मिलने नहीं दिया क्योंकि जो सेना का शासन था, जो सैनिक शासन था, उनको डर था कि अगर ये जो आंग सान सू की है, अगर ये इंग्लैंड चली जाएंगी तो इनको वहाँ से वापस ला पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनको वहाँ से वापस नहीं जाने दिया। ठीक है, आंग सान सू की जो थी, इन्होंने अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी हमेशा, और भय से मुक्त हुए बिना, ये बताती हैं कि डर से मुक्त हुए बिना हम कभी भी एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है, हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि उसका जो जीवन हो वो सम्मान पूर्वक हो, उसको स्वतंत्रता मिले, उसको अधिकार मिले। और ऐसे में अगर मान लो हमें किसी प्रकार का डर है, जैसे यहाँ पे सेना का शासन था और सभी उससे डरते थे, तो सेना का जो शासन था, इसका जो डर था, तो इस डर से मुक्त हुए बिना कभी भी ये एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ को नहीं जी सकते थे। वही इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे हमने दो आदर्श समझे। इतना समझने के बाद आपको समझ में तो आ गया होगा कि स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी लाइफ में। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता का जो सामान्य अर्थ होता है, स्वतंत्रता का कोई सीधा सपाट आंसर होता नहीं है वैसे, सही बताएं, क्योंकि सभी विद्वानों ने इसको स्वतंत्रता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, लेकिन इसका जो सामान्य अर्थ है, ठीक है, जो सभी मतलब इसको मानते हैं कि हाँ भाई ये तो स्वतंत्रता है, तो सामान्य अर्थ समझते हैं। देखिए, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति पे बाहर का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, कोई भी बैन नहीं होगा, ठीक है, तो वो स्वतंत्र होगा। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए, ठीक है, अपने फैसले ले सकें, तो वह व्यक्ति हम क्या बोलेंगे कि वो स्वतंत्र है। अगर उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी का, ठीक है, कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, बिना किसी पे निर्भर हुए अपने स्वयं के फैसले ले सकता है, तो वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति, यानी जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारे विचार है, उसको हम अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, उसकी योग्यता का विस्तार होगा और हमारे अंदर जो भी संभावना है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको विकसित करना, ये सब स्वतंत्रता के अर्थ में आ जाता है। और इस अर्थ में हम ऐसे कहें तो ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता, यानी जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, उस अपनी रचनात्मकता को और अपनी क्षमताओं को, जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, उसका कहीं ना कहीं हम विकास कर सकें। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्वतंत्रता होता है। अब देखिए, स्वतंत्रता में हमने क्या पढ़ा कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन एक चीज़ समझिए, स्वतंत्रता में दो तरीके की विचारधाराएं। ठीक है, एक में ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए मनुष्य को, लेकिन किसी भी तरह का कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ एक ऐसी भी विचारधारा है जो ये कहती है कि स्वतंत्रता में प्रतिबंध होना चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो समाज में कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, कुछ मतलब प्रतिबंध तो होने चाहिए, लेकिन वो न्यायोचित होने चाहिए, यानी कि वो सही प्रतिबंध होने चाहिए। तो देखिए, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है, यानी कि सही है, उचित है, और कौन से नहीं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, अब एक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने घर में म्यूजिक बजाता है, गाने बजाता है, ठीक है, और उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा तेज रखता है। अब वो व्यक्ति अपने घर में बहुत तेज आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा है, उसके पड़ोस के घर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई बीमार व्यक्ति हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसके एग्ज़ाम हो, पेपर हो, पढ़ना हो उसको, या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति हो, उसको वो म्यूज़िक ना पसंद हो, लेकिन वो तो उसे बहुत ही लाउड, बहुत ही तेज बजा रहा है। तो अब उससे क्या नुकसान है, आप ये समझिए। देखिए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाकी लोगों को दिक्कत होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, इसकी कंप्लेन करेंगे। तो ऐसे में अब आप समझिए, वो व्यक्ति अगर ये बोले कि भाई मुझे तो स्वतंत्रता है, ठीक है, हम यहाँ पे बोले कि भाई व्यक्ति को, जैसे हम बता रहे हैं ना कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में अगर ये व्यक्ति बोले कि भाई मैं तो रोज़ बजाऊंगा ऐसे ही गाने, दिन रात बजाऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा, तो अब बताओ क्या ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए?
तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं, ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी होने चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ बैन भी होने चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कि समाज में अगर हम ये सोचें कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो इससे फिर कहीं ना कहीं समाज नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि एक समाज में कुछ ना कुछ प्रतिबंध हो। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा प्रतिबंध उचित नहीं है, ये समझना है और उस तरीके से फिर उस प्रतिबंध को लगाया जाना है या फिर उसको हटाया जाना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया। हमने ये देखा है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना होता है। स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि जो प्रतिबंध होते हैं उसको कम करना या फिर उसको बिल्कुल हटा देना, या फिर नहीं अगर बिल्कुल हटाया जा सकता तो उसको कम से कम जितना कम किया जा सके प्रतिबंध उतना किया जाता है, ठीक है। जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पे रोक लगाए। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्र होने का मतलब यही होता है कि जो हमारी स्वतंत्र पूर्वक चयन करना, मान लो हम किसी चीज़ को चूज करते हैं, चुनते हैं, तो ये हमारी क्या है, एक तरह से हमारी स्वतंत्रता है कि हम किसी चीज़ को चुन सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन अगर उस पर कोई रोक टोक लगा रहा है, कोई प्रतिबंध है, तो उसको फिर हम कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध जो होने चाहिए वो कम होने चाहिए, ठीक है, कम से कम होने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी होता है। स्वतंत्रता होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा, स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके, ठीक है। स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी, उसकी संवेदनशीलता, उसकी जो क्षमता है उसके भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी व्यक्ति को तो ना तो वह उसकी क्रिएटिविटी दिख पाएगी, ना वो उसकी संवेदनशीलता, ना ही उसकी क्षमताओं का विकास हो पाएगा। तो अगर ये सारे विकास करने हैं तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर हमें विकास करना है तो उसके लिए क्या, सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अधिकार होना चाहिए, ये सब चीज़ें। आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन यानी अपने फायदे के लिए अपने हितों को ध्यान में रखे, न्यूनतम यानी कम से कम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो, ठीक है। यानी कि कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, यानी किसी समाज में प्रतिबंध जो है कम से कम हो ताकि व्यक्ति जो है अपना विकास कर सके, ठीक है, अपने हितों को ध्यान रख सके। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है, कीमती माना जाता है, क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। यानी कि अगर हमें स्वतंत्रता होगी तो हम अपने फैसले ले पाएंगे, निर्णय कर पाएंगे और हम किसी चीज़ को चूज कर पाएंगे, चुन पाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि और अपने विवेक के आधार पर अपना जो निर्णय वगैरह है, शक्ति है, उसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े विवाद हो जाएंगे, उनकी महत्वाकांक्षाओं में कहीं ना कहीं टकराव होने लग जाएगा, ठीक है। सीमित साधन संसाधन है, इसके लिए कहीं ना कहीं उनके बीच में कंपटीशन होने लग जाएगा। तो इसलिए हमें क्या है कि प्रतिबंध होने चाहिए, समाज में प्रतिबंध होने चाहिए ताकि विवादों का निपटारा हो सके, ठीक है। लोगों को विचारों को सम्मान मिल सके, लोगों को अपना विकास करने का मौका मिल सके, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का मौका मिल सके, ठीक है। तो इसलिए प्रतिबंध जो है हमें आवश्यक है, कहीं ना कहीं हमें प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हानि सिद्धांत। ये आपके पेपर में आता है। तो हानि सिद्धांत क्या होता है इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी कार्य के करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी कि हानि सिद्धांत जो है जे.एस. मिल के अनुसार दिया गया है, और जे.एस. मिल कहते हैं कि किसी भी काम को करने की हमें स्वतंत्रता होती है, उसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अगर हस्तक्षेप किया जा रहा है, मान लो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उसमें कोई भी अगर हस्तक्षेप कर रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन होना चाहिए, आत्मरक्षा, ठीक है। अगर आत्मरक्षा उसके पीछे रीजन है तो ही उस पर रोक लगानी चाहिए, वरना नहीं लगानी चाहिए, ये कहते हैं। फिर ये कहते हैं कि कोई भी सभ्य समाज, मान लो कोई सभ्य समाज है, उसके लिए किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति का अगर सही तरीके से प्रयोग करना है तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी अन्य को हानि से बचाना। यानी कोई व्यक्ति कार्य करता है, कुछ भी कार्य कर रहा है, अगर उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये होना चाहिए कि उसके कार्य से किसी दूसरे को हानि पहुंच रही है। अगर किसी व्यक्ति के
किसी कार्य को करने से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, उसको नुकसान हो सकता है, तो उस काम को रोकना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तभी रोकना चाहिए जब उससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। तो जेएस मिल जो है इन्होंने कार्य को दो प्रकार से बांध रखा है, बांटा हुआ है, ठीक है। एक तो है स्वयं संबंध, एक है पर संबंध। स्वयं संबंध का मतलब क्या है? स्वयं संबंध का मतलब है स्वयं से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जिसका प्रभाव केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता हो, तो इसको स्वयं संबंध कहते हैं। पर संबंध क्या होता है? पर संबंध में क्या होता है? ऐसा मतलब कार्य जिसमें जिसका प्रभाव बाहरी लोगों के ऊपर भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पर संबंध। अब यहाँ पे क्या है, मिल जो है ये क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि जिस स्वयं संबंध वाले कार्य जो होते हैं जिसका प्रभाव केवल और केवल उसी व्यक्ति पे होता है जो उसे कर रहा है, तो ऐसे में राज्य को यानी सरकार को उसे उस कार्य को करने से रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है भाई, उसको पसंद है, वो पीता है। अब क्या है भाई, वो शराब पीकर, वो शराब तो बहुत पीता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो कभी किसी से गाली गलौज नहीं करता, वो चुपचाप से अपने घर में शराब की बोतल लाता है, खोलता है और उसको पीता है। वो इतनी शराब पीता है, हमेशा नशे में रहता है। अब क्या है भाई, वो व्यक्ति क्या है, स्वयं संबंध, वो उससे संबंधित हो गया कि वो उसको नुकसान पहुंचेगा। शराब से नुकसान जो हो रहा है, ठीक है, जो भी हानि होगी, वो उसका लीवर खराब होगा या उसको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई समस्या होगी, तो वो उसकी पर्सनल स्वयं को होगी, उसको खुद को होगी। उसकी वजह से अगर किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में, ठीक है, राज्य को यानी सरकार को उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद वो स्वयं संबंध वाला काम है, उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पे है, किसी दूसरे पे उसका अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो उसे नहीं रोकना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? मिल कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन मान लो सेम यही कंडीशन किसी दूसरे व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, लेकिन शराब पीने के बाद वो गाली गलौज करने लगता है, ठीक है, लोगों के साथ मारपीट करने लगता है, किसी को मारता पीटता है या कुछ नुकसान पहुंचाता है। अब क्या है, अब वो उसका स्वयं संबंध नहीं रह गया, वो दूसरों से संबंधित हो गया, यानी वो जो कार्य कर रहा है उससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, अगर किसी दूसरे को हानि पहुंच रही है तो ऐसे में उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसा ये मिल कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हानि सिद्धांत है ये यही बताता है। तो इंपॉर्टेंट है कि मिल ने क्या बताया है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें भी कई बार आपके पेपर में पूछते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के दो आयाम है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ इसके दो तरह के आंसर बनते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता लोगों को देनी चाहिए, ठीक है, प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसी को हम सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में बांट के देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है, आप ये समझिए। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो, पॉसिबल हो, प्रतिबंध जो है वो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं। इसको कौन मानते हैं? ये मिल मानते हैं, और इसको ये F.A. हायक जो है ये इस चीज़ को मानते हैं। कहते हैं कि क्योंकि प्रतिबंध जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं, यानी कि अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो लोगों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, ठीक है, वो अपनी इच्छानुसार कार्य करने की उसको छूट होनी चाहिए। व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता वाले कहते हैं, जो भी इस विचारधारा के समर्थक है। ये एक विचारधारा है, ठीक है। दूसरी क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता को कौन मानते हैं? इसको T.H. ग्रीन मानते हैं, प्रोफेसर ईसा बर्लिन जो है ये मानते हैं। तो इनका क्या कहना है ये समझिए। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि बैन होने चाहिए, कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, यानी कि कुछ नियम और कानून के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे मनुष्य जो है अपना विकास कर सके, यानी कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। यदि राज्य, यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ठीक है, यानी कि यदि सरकार सार्वजनिक कल्याण यानी पूरी जनता के कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है और ऐसे में कोई प्रतिबंध अनिवार्य है तो वो जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सरकार अगर जनता का भला चाहती है और जनता की भलाई में लगता है कि कोई कानून होना चाहिए, किसी चीज़ में कुछ रुकावट होनी चाहिए, तो उसको रोक देना चाहिए उसको, ठीक है, यानी कि कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। तो ये इसको मानते हैं। मानव समाज में रहता है और उसके कार्य जो है उससे दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को वो प्रभावित करता है, इसलिए इसका जीवन जो है वो बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। यानी कि देखिए, मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, कहीं ना कहीं उसके काम से कोई ना कोई प्रभावित होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ जो बंधन है या प्रतिबंध है वो होने चाहिए। और वो जो बंधन प्रतिबंध है वो तर्कयुक्त होने चाहिए, यानी उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, वो उससे वो तभी लगाया जाना चाहिए जब मतलब जरूरी हो, ठीक है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है।
इसके बाद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या आता है कि भाई मैं अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे मैं अपने विचारों को व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। हो सकता है मैं अपने विचारों को बोलकर व्यक्त कर रहा हूँ, या मैं अपने विचारों को लिख कर व्यक्त कर रहा हूँ, या मैं अपने विचारों को कोई फिल्म बनाकर, मूवी बनाकर, किसी वीडियो के संदेश के जरिए व्यक्त कर रहा हूँ, या फिर और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो ये सब हमारी विचारों को अभिव्यक्त करने के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब समझते हैं थोड़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा जो है वो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो हस्तक्षेप है उसमें कम से कम होना चाहिए या कमतर होना चाहिए। बिल्कुल। जो मिल है, ये अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी है ऑन लिबर्टी, उसमें ये क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। इन्होंने बोला कि सभी को विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो सबको होनी चाहिए। उनको भी होनी चाहिए जिसके विचार हमें गलत लग रहे हैं, भ्रामक लग रहे हैं। मान लो आज की डेट में हमें किसी के विचार गलत लगते हैं तो उनको भी विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? मिल कहते हैं। इन्होंने इसके पीछे 4 लॉजिक दिए हैं। देखिए, ये कहते हैं कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई का अंश होता है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि सत्य जो है वो स्वयं से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विरोधी विचारों के टकराव से होता है। जब किसी विचार के समक्ष कोई विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वसनीयता सिद्ध होती है। और आज जो सत्य है जरूरी नहीं है वो हमेशा सत्य रहेगा, ठीक है। हमेशा सत्य नहीं रहेगा। हो सकता है कि कई बार जो विचार आज के समय में स्वीकार्य हैं, लोगों को पसंद है, सही है, वो हो सकता है आने वाले समय के बाद वो मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आज जो चीज़ें हैं जो आज के समय में सत्य नहीं है, आने वाले समय में बाद में वो चीज़ें मूल्यवान हो सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने 4 तर्क दिए हैं, यानी कि सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो गलत और भ्रामक भी लग रहे हो हमें, तब भी उसको आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध जो होते हैं वो अल्पकालीन रूप में समस्या का समाधान बन जाते हैं। मान लो कि कोई विचार अपने अभिव्यक्त कर रहा है, हमने क्या करा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हो सकता है कि वो उसके विचारों से मतलब कोई गलत बात कह रहा हो या कुछ भड़काने वाली बात कह रहा हो, लेकिन आज हमने उस पर बैन लगा दिया, तो हो सकता है कि अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म के लिए वो किसी समस्या का समाधान बन जाए, आज के समय में कोई समस्या सुलझ जाए, लेकिन तत्कालीन मांग को पूरा कर दे, आज के समय की जो मांग है उसको पूरा कर दे, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की जो दूरगामी संभावना है, यानी फ्यूचर में जो होने वाली कोई संभावना है, उस दृष्टि से ये जो चीज़ है ये खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मिल कह रहे हैं, ठीक है। इनकी विचारधारा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई चीज़ कहीं पर डाउट लगा, तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, NCERT को पढ़ो, ठीक है। सपोर्टिंग मटेरियल में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाया हुआ है और आपको NCERT में आना ही पड़ेगा, डिटेल में जानना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो आप दोनों को पढ़ो, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, समझो, तो ये चीज़ें आपको आसान लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।